नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नोटबुक। इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपने लगातार न्यूज़ में सुन रहे होंगे आप पिछले कई दिनों से कि फ्रांस में लगातार आतंकवादी घटनाएं होती जा रही हैं। एक तरह से इस्लामोफोबिया का माहौल बना हुआ है पूरे फ्रांस में। और ये आतंकवादी इस वीडियो में हम जानेंगे ये आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं और फ्रांस की इस पे क्या पॉलिसी है, किस तरीके का स्टैंड लेकर रखा हुआ है फ्रांस ने, कौन सी कंट्रीज़ फ्रांस के अपोज में है, कौन सी कंट्रीज़ उसका समर्थन कर रही हैं, इंडिया का इंस्टांस क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए जानना, इंडिया किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और अच्छी हो जाए आपकी। तो ये एक मैप है छोटा सा जिसमें यूरोप, एशिया और नदर्न अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका के बारे में दर्शाया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा है भारत। और यहाँ से अगर हम वेस्ट में जाते हैं इधर के साइड तो ये है पूरा का पूरा एरिया यूरोप। यूरोप में एक कंट्री देखेंगे रेड कलर से मैंने मार्क कर रखा हुआ है, ये है फ्रांस। फ्रांस जो है अपनी बॉर्डर बहुत बड़ा कंट्री है अपने आप में यूरोप में एक। और इसकी डेमोग्राफी के बारे में अगर हम बात करें, इसकी पॉपुलेशन के बारे में, तो टोटल पॉपुलेशन यहाँ की 6.7 करोड़ 6.7 करोड़ पॉपुलेशन है। और यहाँ पे अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 10% है। 66 लाख की आबादी है जिसको हम 10% बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो 1900 दशक 1900 या 1900 के पहले फ्रांस की पूरी जनसंख्या में मुस्लिम की आबादी 1000 थी या उससे भी कम थी। अब आप यहाँ आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि पिछले 100 सालों में मुस्लिम आबादी वहाँ 1000 से 66 लाख के करीब कैसे पहुँच गई। हालांकि ऐसा केवल फ्रांस में नहीं हुआ है, पूरे यूरोप में लगभग हुआ है। अब मुस्लिम आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ी क्यों, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें फ्रांस की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये देखिए है ब्रिटिश एम्पायर और फ्रांस एम्पायर का मैप। जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था 1950s के पहले या उसके बाद भी बहुत सी कंट्री इनकी कॉलोनी रही। फ्रांस का मैप अगर आप देखें तो ये नीचे के साइड जितने भी ब्लू कलर से एरिया हैं ये सारे फ्रांस की कॉलोनी रही हैं एक समय पर। ये एरिया इंडिया भी रहा है, हालांकि इंडिया में बाद में फ्रांस को ब्रिटेन एम्पायर ने हरा दिया था। तो इन मैक्सिमम जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं जैसे फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, जर्मनी हुआ, इनका एक ट्रेंड चलता था ये कॉलोनी बनाती थी। कॉलोनी क्यों बनाती थी उसका भी अपना अलग अलग रीज़न है, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो आप ये देखें अगर तो या ये एरिया जो है ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, फ्रांस का नॉर्थ वेस्ट एरिया बोलते हैं इसको। ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। और जब ये कॉलोनी थी फ्रांस की तो उस समय फ्रांस के लोगों ने यहाँ से कई माइग्रेंट को अपने यहाँ बुलाया और उनसे छोटे मोटे काम करवाते थे। जैसे इंडिया में भी कई बार माइग्रेशन कराया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, प्लांटेशन वर्कर को ले जाते थे दूसरे कंट्री में, वहाँ काम कराते थे। उसी तरफ सेम यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी किया बाकी अपने कॉलोनीज़ में। तो धीरे धीरे वहाँ से फ्रांस की पॉपुलेशन में मुस्लिम पॉपुलेशन मिक्सड अप होने लगी। अच्छा, तो अभी आते हैं कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर पे, जिसका नाम है चार्ली हेब्दो। नाम सुनने में ये किसी आदमी का नाम लगता है लेकिन ये आदमी का नाम नहीं है। ये एक मैगजीन है, वीकली मैगजीन है जो फ्रांस में पब्लिश होती है, सटारिकल मैगजीन है। अपने काफ़ी फेमस कार्टून, रेदर इनफेमस मैं बोलूँगा उनको, कार्टून पब्लिश करने के लिए ये इनफेमस है। ये कार्टून पब्लिश करती है, बनाती है कार्टून और इसको अलग अलग न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं। तो इसका जन्म अगर मैं बात करूँ तो ये 1970 में फाउंड किया गया, इसकी नींव रखी गई थी और ये फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। 2006 में इसने एक काम किया था, प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून पब्लिश किया था और उसको एक डेनमार्क का न्यूज़पेपर है उसने पब्लिश कर दिया था। तो उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी 2015 में उसी बात को लेके। इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, आप यहाँ देखें 2015 में टेररिस्ट अटैक हुआ था चार्ली हेब्डो के ऑफिस पे। कई लोगों को मारा गया था। उसके बाद चार्ली हेब्दो ने अपने ऑफिस को अंडरग्राउंड कर लिया और कहीं और शिफ्ट कर लिया। ये अंडरग्राउंड तो हो गए, हालांकि इन्होंने अपना कंट्रोवर्शियल काम करना छोड़ा नहीं, कंट्रोवर्शियल कार्टून पब्लिश करते गए। और इन एक रीज़न इन्होंने दिया कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रेवलेंस है और किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से या किसी डर की वजह से हम कावर्डनेस नहीं दिखा सकते, हम डर नहीं सकते। इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, जर्नलिस्टिक कावर्डनेस। 2019 में इन्होंने फिर एक काम किया, इन्होंने फिर से दोबारा वही प्रॉफिट मोहम्मद की कैरिकेचर को, कार्टून को पब्लिश किया और उस कार्टून को पब्लिश करने के बाद फिर से कंट्रोवर्सी उभर आई और ये इस बार इतनी तेज़ी से फैली है कि यूरोप समेत और भी पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में, एशिया में भी, आप बांग्लादेश में देखिए वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं चार्ली हेब्दो के खिलाफ। आप ये देख सकते हैं, एंगर स्प्रेड इन इस्लामिक वर्ल्ड आफ्टर मैक्रोन मेकिंग द मोहम्मद कार्टून। वहाँ के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन जिनका नाम है, वो उनका स्टैंस ये है कि
किसी तरह से ये अपने कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलने और कहने की आज़ादी पर किसी तरीके का लगाम नहीं लगा सकते। ये सबसे सुपीरियर कैटेगरी में इस फ्रीडम को रखते हैं। और इनका एक स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें इन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल बातें कर दी। उसके बाद वहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसमें और आक्रोश आ गया, और साथ साथ और भी जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जैसे टर्की हुआ, मलेशिया हुआ, या अरबिक कंट्रीज़ हैं, यूएई हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, जॉर्डन हुआ, बहुत सी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इनके बयान पर आपत्ति जताई और मास मूवमेंट शुरू किया है इनके फ्रेंच प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने का। उसके बारे में आगे बात करेंगे। आप देखिए अभी फ्रांस में हुआ क्या इनके स्पीच और या फिर इनका जो इंस्टांस था उसको लेने की वजह से। नाइफ अटैक किया गया। नाइस एक जगह है, फ्रांस में एक शहर है नाइस, वहाँ पे एक नोट्रे चर्च है। उस चर्च में नाइफ अटैक किया गया और 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। नाइफ अटैक करने वाला एक टूनिशियन माइग्रेंट था जो टूनिशिया से आया हुआ था, 21 साल का था। आप यहाँ देख सकते हैं 21 साल का टूनिशियन माइग्रेंट था। ये कुछ साल पहले आया हुआ था, कुछ वीक पहले यूरोप में एक्चुअली आया हुआ था, और इसने वहाँ चर्च में जाके 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसके पहले और भी बहुत से इंसिडेंट हुए थे, जिसमें सबसे फेमस ये हुआ था कि एक टीचर थे, उन्होंने वो लेक्चर ले रहे थे स्कूल में, और उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद की कैरिकेचर को शो किया और कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उसी में से कोई स्टूडेंट था जो मोहम्मदन रिलीजन से बिलोंग करता था, उसने उसका सर काट दिया, उस टीचर का सर काट दिया। तो इतना एक्सट्रीम लेवल पे वहाँ पे रेडिकलाइजेशन हो चुका है। अच्छा, जब इतनी सारी चीज़ें हो गई उसके बाद भी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने अपनी पॉलिसी या जिस बातों पे वो दृढ़ थे उससे हटे नहीं, और काफ़ी फोर्स तैनात कर दी जगह जगह पर, स्कूल पर या चर्च हो या कोई भी पब्लिक प्लेस हो जहाँ पे लोगों की जनसंख्या होती है, लोगों की आबादी होती है, या लोग जहाँ जाना पसंद करते हैं, वहाँ पर फोर्सेस तैनात कर दिया। आप यहाँ देखें पुलिस को तैनात किया गया है। एक चर्च है ये, आई थिंक वही नोट्रे चर्च है जो नाइस सिटी में है, वहाँ पे इन्होंने पुलिस को तैनात कर रखा है। ऐसा दृश्य पूरे पेरिस में आपको भी मिलेगा। पूरी पेरिस में या फ्रांस में मैं कहूँ पूरी कंट्री में इमरजेंसी लागू है। अच्छा, इसके बाद अभी एक बात मैं आपको बताऊं कि 2022 में फ्रांस में चुनाव होने वाला है, और इमैनुअल मैक्रोन की लोकप्रियता कमी न रह जाए। वो दोबारा इलेक्शन जीतना चाहते हैं, उनकी लोकप्रियता में कमी न हो जाए, इसकी वजह से उन्हें कोई स्टेप लेना था अपनी लोकप्रियता बनाए रहने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग अपोज में आ गए थे जब यहाँ पे ये सब लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही थी। तो काफ़ी लोग अपोज में आ गए और उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है ये सारी चीज़ों को टैकल नहीं कर पा रही है, इंटेलिजेंस फेलियर है और जगह जगह आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में मैक्रोन ने माली एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे मिलिट्री स्ट्राइक किया, हमला किया अपने मिलिट्री से, एयरफोर्स की सहायता से, और 50 इस्लामिक टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट को मार गिराया। अच्छा, अभी मैं इस इंसिडेंट के बारे में आपको थोड़ा बताऊं तो देखिए ये अफ्रीका का मैप है, ये पूरा नदर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका है ये, और इसमें एक कंट्री आप देखेंगे ये है माली। ये माली कंट्री है, ये नाइजर है और ये नाइजीरिया है। हालांकि इस कॉन्टिनेंट की खासियत मैं आपको बता दूं, इस कॉन्टिनेंट की खासियत ये है कि यहाँ मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती। कभी कोई कूप कर देता है, कभी कोई कूप कर देता है, कभी किसी कंट्री में गवर्नमेंट टॉपल हो जाती है, कभी किसी कंट्री में गवर्नमेंट टॉपल हो जाती है। दूसरी खासियत है इस कॉन्टिनेंट की कि ये बहुत ही रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे मिनरल बहुत पाए जाते हैं, नेचुरल गैस बहुत पाए जाते हैं, ऑयल बहुत पाए जाते हैं। तो ये अपने रिसोर्सेज की वजह से और अनस्टेबिलिटी की वजह से फेमस है। अच्छा, ये एरिया आपको मैं अगर दिखाऊँ, ये पूरा जो माली, नाइजीरिया, चाड और सूडान वाला एरिया है, ये काफ़ी टेररिस्ट से ग्रसित एरिया है। यहाँ टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और पर्टिकुलरली मैं अगर इन 3 कंट्री की बात करूँ, माली, नाइजर और नाइजीरिया, यहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है बोको हराम। काफ़ी क्रूअल टेररिस्ट आतंकवादी संगठन है ये, और ये बहुत ही ब्रूटल तरीके से अपने मिशन को अंजाम देते हैं, काफ़ी कत्लेआम मचाते हैं। तो यहाँ पे हुआ ये कि माली ने बहुत साल पहले फ्रांस से, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रांस है, फ्रांस से एक एग्रीमेंट कर रखा था। चूँकि माली जो है बहुत ही रिसोर्स रिच कंट्री है, और बहुत सी फ्रांस की कंपनियां यहाँ पे अपना रेवेन्यू लगाई हुई हैं और मिनरल वगैरह एक्सट्रैक्ट करती हैं और ले जाके वर्ल्ड मार्केट में बेचती हैं। तो ये सब चीज़ें स्टेबल तरीके से चलती रहें, तो माली गवर्नमेंट ने फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट किया, और जिसमें बोला कि आप हमारे यहाँ जो आतंकवादी संगठन है या आतंकवादी घटनाएं जो होती हैं उसको कंट्रोल करिए, और हम आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो उसके तहत ये पैक्ट है, माली और फ्रांस के बीच में एग्रीमेंट है। तो उसी एग्रीमेंट के तहत माली गवर्नमेंट से बात की होगी फ्रेंच गवर्नमेंट ने
क्योंकि यूनिलेटरली कोई भी कंट्री किसी कंट्री के में ऐसे हमला नहीं कर सकती। सब सब कंट्री अमेरिका नहीं होती हैं। अमेरिका ने जैसे पाकिस्तान में बिना पूछे घुस के ओसामा बिन लादेन को मार दिया था, वैसे सारी कंट्री नहीं कर सकती। तो उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है और उन्होंने बात की होगी, तो फिर यहाँ पे जाके बोको हराम के और या फिर और भी जो छोटे मोटे आतंकवादी संगठन होंगे उनके टेररिस्टों को मारा या स्ट्राइक किया। इन सारी घटनाओं के एक दिन पहले, हालांकि मैं आपको बता दूं ये कल की ही घटना है, कल ही फ्रांस ने स्ट्राइक किया था। तो ये मुद्दा काफ़ी बढ़ता जा रहा था, तो मुझे लगा इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया अभी वहाँ पे क्या घटनाएं चल रही हैं, मैंने सारी ये बात आपको बताई। फ्रांस किस तरीके से उसको उस पर रिएक्ट कर रहा है, इसके बारे में भी बताया। अभी हम देखते हैं वर्ल्ड का क्या रिएक्शन है। वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, क्रिश्चियन कंट्री हैं, अपना इंडिया है, उनका क्या रिएक्शन है। तो देखिए, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा जो सबसे सुर्खियों में रहे, ये महाथिर मोहम्मद हैं। ये एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं मलेशिया के, सबसे बूढ़े प्राइम मिनिस्टर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, इनको खिताब दिया गया था पिछले साल ही, हालांकि ये रिटायर हुए थे। अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मुहायुद्दीन यासीन हैं। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, काफ़ी रेडिकल स्टेटमेंट देते हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट देते हैं। इंडिया के खिलाफ भी काफ़ी बकवास करी है इन्होंने, जब इंडिया ने 370 को हटाया था। तो इन्होंने लगातार 12-13 ट्वीट किए ये फ्रांस में हो रही घटनाओं को लेके। अभी एक ट्वीट था इनका जिसको ट्विटर ने डिलीट कर दिया। ये देखिए 12वें नंबर का ट्वीट था, इसको डिलीट कर दिया गया था। हालांकि अभी ये ट्विटर पे मौजूद नहीं होगा। मैंने न्यूज़पेपर आर्टिकल से ये ट्वीट निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, इसका कटआउट। तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, मुस्लिम्स हैव द राइट टू बी एंग्री एंड टू किल मिलियंस ऑफ फ्रेंच पीपल फॉर द मस्करा ऑफ द पास्ट। मतलब ये कितना रेडिकल स्टेटमेंट है। ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम के पास राइट है, जो भी चीज़ें हुई हैं उनको देखते हुए मुस्लिम के पास राइट है कि वो मिलियंस ऑफ फ्रेंच पीपल को मार दें, जान से मार दें। इस तरीके की बात ये कर रहे हैं। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, रसीब तैयब अर्दोगन। ये हैं टर्की के प्रेसिडेंट है ये टर्की के। जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तो मुस्लिम वर्ल्ड में ख़ास करके जो अरेबिक कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, टर्की हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। तो इन सभी ने एक कॉल दिया बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट का। अब देखिए, फ्रांस जो है बहुत बड़ा मार्केट है, एक्सपोर्ट करने के लिए भी और इंपोर्ट करने के लिए भी। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी देखिए, अभी हम तो जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है डिफेंस पार्टनर है फ्रांस, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो फ्रांस हमें बेचता है और ख़रीदता है। जैसे कि वहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है, जो बर्नर्ड आर्नल्ड की कंपनी है, लुई विटॉन, काफ़ी फेमस ब्रांड है, इसके बारे में आपने सुना होगा। एक टोटल नाम की कंपनी है, ऑयल कंपनी है फ्रांस की। तो बहुत से डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, इकॉनमी है इनकी। तो इनके प्रोडक्ट बहुत सी कंट्रीज़ में जाते हैं, और जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो अरेबिक कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी इनके प्रोडक्ट जाते हैं। तो इनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की बात की गई। हालांकि फ्रांस ने अर्ज किया था कि हमारे प्रोडक्ट को बॉयकॉट न किया जाए, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि हम इस मूवमेंट को, अपने इंस्टांस को बदल देंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबा देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला। हाँ, उन्होंने अर्ज किया था कि हाँ, आप हमारे प्रोडक्ट को बॉयकॉट मत कीजिए। तो इस बॉयकॉट कराने के मूवमेंट में सबसे ज़्यादा जो लीडरशिप की भूमिका में रहे वो थे ये रसीब तैयब अर्दोगन। ये इनकी फ़ोटो है, ये टर्की के प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी पाकिस्तान का रिएक्शन देख लेते हैं। पाकिस्तान ने रिजोल्यूशन पास कर दिया वहाँ की पार्लियामेंट ने, और बोला कि हम अपने एम्बेसडर को फ्रांस से वापस बुला रहे हैं। हालांकि बाद में पता चला कि फ्रांस का कोई एम्बेसडर ही नहीं है पाकिस्तान का कोई एम्बेसडर ही नहीं है फ्रांस में। तो काफ़ी किरकिरी हुई पाकिस्तान की, क्योंकि वहाँ के एमपी को यही नहीं पता कि फ्रांस में उनका एम्बेसडर है या नहीं है। इंडिया का रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके पहले हम ये अभी जानते हैं कि कौन सी कंट्री इन फ्रांस के समर्थन में है। ये देखिए, डोनाल्ड जे ट्रंप नाम है इनका, ट्रंप बोलते हैं हम लोग इनको। ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। अभी फ़िलहाल कल के बाद शायद कुछ दृश्य चेंज हो जाए। जॉय बिडेन है इनके टक्कर में। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आज हुआ है, कल परसों आने वाले दिनों में पता चलेगा अभी कौन प्रेसिडेंट बन रहा है वहाँ पे। हालांकि जॉय बिडेन का काफ़ी चांसेस लग रहे हैं। खैर, वो बातें अलग हैं। इस बार अभी देखते हैं इन्होंने फ्रांस को बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने भी मैसेज किया, ट्वीट किया और बोला कि हम फ्रांस के साथ हैं, उनकी वहाँ के लोगों के साथ हैं। कतर और सऊदी अरेबिया दो ऐसी कंट्रीज़ निकल के हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, और जिन्होंने वहाँ पे टेररिस्ट घटनाएं जो हुई हैं फ्रांस में उसको सिरे से नकारा है और बोला है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये दो कंट्री ऐसी थी जो बॉयकॉट मूवमेंट जो चल रहा था फ्रेंच प्रोडक्ट का, उसमें ये टर्की का साथ दे रही थी, लेकिन वायलेंस को इन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया है, टेररिज्म को इन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। ये देखिए, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्ट्री का ट्वीट है, उन्होंने भी फ्रांस को सपोर्ट किया है और बोला है कि ये जो घटनाएँ हुई हैं, आतंकवादी घटनाएँ, ये काफ़ी निंदनीय है। बोरिस जॉनसन जो हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी फ्रांस का साथ देते हुए ट्वीट किया।
नाउ अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए इंडिया पहली ऐसी कंट्री है, ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं इन सारी घटनाओं में इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला। उन्होंने उस स्टेटमेंट में बोला है कि हम फ्रांस के साथ हैं और वहाँ पे जो गवर्नमेंट कर रही है हम उसके हर कदम में उसका साथ दे रहे हैं और वहाँ पे जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उसकी कड़ी सिरे से निंदा कर रहे हैं। ये हालांकि बहुत सी कंट्रीज़ हैं, यूएई है, कतर है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, सभी ने इस घटना की निंदा की है, लेकिन किसी कंट्री ने फॉरेन ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं निकाला। ये इंडिया ने ऐसा किया था और ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि देखिए बहुत इंडिया को यूएस को माना जाता है इंडिया का बहुत बड़ा एलाई। हालांकि अभी नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में इंडिया जो है यूएस के बहुत ही नज़दीक चला गया, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सी उटपटांग बातें बोली जाती हैं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा और उनके गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन कभी इंडिया ने किसी तरीके का रिएक्शन नहीं दिया। या बाकी देशों से जिनकी झड़प होती रहती है या किसी मुद्दे पर अनबन होती रहती है डोनाल्ड ट्रंप की, चाइना से या बाकी और देशों से, उस पर भी कभी इंडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन इस तरीके से नहीं किया था। लेकिन ये पहली बार था कई सालों में जब इंडियन गवर्नमेंट ने किसी कंट्री के लीडर का या और उसके द्वारा अपनाई गई पॉलिसी का इस तरीके से समर्थन किया है। नाउ ऐसा क्यों किया इंडिया ने, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। मैं आपको एक एक करके सारे रीज़न बताऊंगा। आप यहाँ देखें, सबसे पहला पॉइंट में जो मैंने लिखा हुआ है, इंडिया जो है मेजर डिफेंस पार्टनर है। इंडिया और फ्रांस जो मेजर डिफेंस पार्टनर हैं। आपको डसाल्ट एविएशन के द्वारा बनाई गई एक विमान है, लड़ाकू विमान जिसको रफेल बोलते हैं, सभी को पता होगा, आपको भी पता होगा। इंडिया फ्रांस से ले रहा है, तो डिफेंस पार्टनर है इंडिया और फ्रांस। 1998 में इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो सारी कंट्रीज़ अपोज कर रही थी। इवन अमेरिका ने सैंक्शन भी लगा दिया था इंडिया पर और पाकिस्तान पर, दोनों पर, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कुछ ही अंतराल में ही न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो सैंक्शन लगा दिया था। लेकिन फ्रांस एक ऐसी कंट्री थी जिसने इंडिया का समर्थन किया था। इंडिया और फ्रांस जो है ये ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जॉइंटली इनॉग्रेट किए थे 2015 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर के भी मुद्दे पर फ्रांस ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है। और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम होती है एक, जिसमें एंट्री मिलने के बाद ये कुछ कंट्री का ग्रुप होता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम कुछ कंट्री का ग्रुप होता है जो मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी या उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, उसके द्वारा उसमें लगाए गए सामानों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो कंट्रोल रखती हैं और जो ये डिसाइड करते हैं कि इसका फैलाव मिसाइल टेक्नोलॉजी का कहाँ तक होना चाहिए, कहाँ तक नहीं होना चाहिए, जिससे कि कोई इर्रिस्पॉन्सिबल कंट्री उसका दुरुपयोग ना कर पाए। इसमें इंडिया की एंट्री दिलाई गई। इसमें बहुत बड़ा योगदान था फ्रांस का। फ्रांस की मदद से, हालांकि यूएसए ने भी हेल्प किया, फ्रांस की मदद से 4 मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, जिसमें एक NSG है और एक वेस्टर्न एग्रीमेंट है, एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है। तो 4 में से 3 में इंडिया की मेंबरशिप है और उसमें फ्रांस ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया इंडिया की मेंबरशिप दिलाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले साल जब इंडिया ने 370 आर्टिकल हटाया था और 35A हटाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेज से हटा के इंडिया का ऑफिशियली इंटीग्रल पार्ट बना दिया था। हालांकि इंटीग्रल पार्ट तो बहुत पहले से था, लेकिन ऑफिशियली बना दिया था। उसमें पाकिस्तान और चाइना ने बहुत ये कोशिश की कि इस मुद्दे को UNSC में ले जाया जाए और वहाँ पर डिस्कस किया जाए, लेकिन फ्रांस और यूएसए ये ऐसी 2 कंट्री थी जो UNSC की परमानेंट मेंबरशिप रखती हैं, और ये ऐसी 2 कंट्री थी जिन्होंने चाइना और पाकिस्तान की इस मूव को ब्लॉक किया। हालांकि पाकिस्तान तो अकेले ले नहीं जा सकता था, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ का मेंबर है नहीं, मतलब परमानेंट मेंबर नहीं है। चाइना परमानेंट मेंबर है, चाइना से रिक्वेस्ट करके वो UNSC में इस मुद्दे को डिस्कस कराना चाहता था, लेकिन हमेशा US और फ्रांस ने इस चीज़ को ब्लॉक किया और डिस्कस नहीं होने दिया। तीसरा जो एक सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया ने फ्रांस का इसमें सपोर्ट क्यों किया, क्योंकि इंडिया का इंस्टांस पिछले सालों में टर्की और मलेशिया को लेकर काफ़ी बदल गया है। आपको याद होगा जब 370 हटाया गया था तो टर्की और मलेशिया ऐसी 2 कंट्री थी जिन्होंने एंटी इंडिया स्टेटमेंट काफ़ी दी थी। हाँ, तो इसकी वजह से भी इंडिया कहीं ना कहीं फ्रांस को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, एक बात और है जो मैं आपको बताऊँगा कि ये है, इंडिया जो है हमेशा से टेररिज्म के खिलाफ रहा है। इंडिया ने कभी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया। टेररिज्म ग्रस्त कंट्री है, बहुत से टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं आए दिन आए साल। तो हाँ, कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी टेररिस्ट अटैक हो, इंडिया हमेशा उसको कंडेम करता है, ये कभी सपोर्ट नहीं करता। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से इंडिया ने फ्रांस को सपोर्ट किया। कि आप यहाँ देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कमेंट, उनका ट्विटर हैंडल से ये मैसेज किया गया था, ट्वीट किया गया था। ये 29 अक्टूबर का है। हालांकि ये न्यूज़ काफ़ी पहले से चलती हुई आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन इधर भी इतनी तेज़ी से ये मुद्दा तुल पकड़ चुका है और इतनी तेज़ी से फैल रहा है
क्योंकि अभी कल फ्रांस ने माली में अटैक किया, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। और आपने कल की ही न्यूज़ सुनी होगी, कल ऑस्ट्रिया में भी एक ऐसा ही, ऑस्ट्रिया जो यूरोप की ही एक कंट्री, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रिया की बात कर रहा हूँ, जिसका कैपिटल वियना है, वो यूरोप में ही एक कंट्री है। वहाँ पे भी गन से अटैक हुआ, वहाँ की स्ट्रीट पर, वहाँ के कैपिटल में ही जो वियना है, वहाँ पे भी आतंकवादी हमले हुए और 3 लोग, शायद 3-4 लोग मारे गए हैं। अच्छा, फाइनली अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें और कंक्लूजन पे आए, तो हम देखते हैं कि आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन की बात को सेंटर में रखा गया है इस पूरे वीडियो में। हालांकि ये जो मैटर, ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये पूरी आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन के ऊपर बेस्ड है। क्या आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन है? दो आइडियोलॉजी हैं जिनके बीच में झड़प चल रही है। एक है फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो फ्रांस अपहेल्ड कर रहा है, जिसको बोल रहा है फ्रांस की हम इसको सुपीरियर रखते हैं। और एक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये जो अरेबिक कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, या जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो इसको अफेल्ड कर रही हैं। आपको पता है कि मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम रिलीजन एक ऐसा रिलीजन है जिसमें ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि वहाँ के जो डाइटी हैं, सुप्रीम डाइटी प्रॉफिट मोहम्मद, उनके कैरिकेचर को या उनके किसी तरीके को इमेज को पोर्ट्रेट किया जाए। वहाँ पे वर्शिप पूजा की या आइडल पूजा की, आइडल वर्शिप की बात को नकारा जाता है। लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, जिसके बारे में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड प्रियम्बल में भी मेंशन है साफ साफ। तो इसका ओरिजिन ही फ्रांस में हुआ है। फ्रांस का ये कहना है कि अगर हम इस अपने प्रिंसिपल को मेंटेन नहीं करेंगे तो उसके ओरिजिन पर ही सवाल उठ जाएगा। फ्रांस एक कंट्री है जिसके ओरिजिन पर ही सवाल उठ जाएगा अगर वो लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अफेल्ड नहीं करेगी। दूसरा कन्फ्रंटेशन होता है उसका ब्लास्फेमी के साथ। मुस्लिम वर्ल्ड में ये बोला जाता है कि ब्लास्फेमी करना मतलब कि किसी भी रिलीजन के जो सुपीरियर डाइटी हैं, जिनकी पूजा वो करते हैं या जिनको सुपीरियर मानते हैं, भगवान जो हैं उनकी बेइज्जती करना, उनका अनादर करना, किसी तरीके से बोल के, लिख के, टेक्स्ट के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाती हैं। आपको पता होगा पाकिस्तान में पिछले साल आसिमा बानो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आसिमा बानो नाम की एक औरत थी, ईसाई महिला थी और पाकिस्तान की निवासी थी। उन्होंने कुछ ऐसे ही उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे पाकिस्तान में कि उन्होंने ब्लास्फेमी किया है, उन्होंने वहाँ के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया है, तो उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। बहुत से प्रयास किए गए यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा, फिर बाद में उनको यूरोप में बुलाया गया, तो पाकिस्तान ने छोड़ा। उसके ऊपर काफ़ी एक्सटर्नल प्रेशर बनाया गया। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली। ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। आने वाले समय में और भी इससे रिलेटेड घटनाएं होती रहेंगी, और कोई बड़ी घटना होती है तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नोटबुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और दूसरों को भी दिखाएं। अगर आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई एम ओपन फॉर योर क्रिटिसिज्म एंड एडवाइस एज वेल। दिस इज़ नितेश सिंह एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।